सिग्निफिकेंट फिगर लास्ट लेक्चर डन। यस, एरर्स चालू नहीं किया बराबर, ठीक है। हेडिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। Heading to representation of errors. क्या है? फैकल्टी है ना, ठीक है। निकलो दो मिनट बाहर, निकलो निकलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। जब आ गए, ब्रेक खत्म हो गया था, 5-10 मिनट थे, ठीक है। चलो क्वेश्चन पूछूंगा कि आया तो बैठो, नहीं आया तो बाहर निकलो, ठीक है। बोल, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन बोल। नहीं, फॉर्मूला बोल। मास इंटू डिस्टेंस इंटू वेलोसिटी। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला बोल। स्ट्रेस का फॉर्मूला बोल। और स्ट्रेन का फॉर्मूला फॉर्मूला खड़ा हो जाओ। बोल, फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी। नॉट श्योर, बोल एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन रेडियस। टॉर्क का फॉर्मूला। बोल, यस बोलो। खड़े हो जाओ ना, बाकी सब तो बाहर ही जा रहा है वैसे, एक के तो वो मैं भी बोल सकता हूँ। बोल, डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर। The number of कितने हैं सिग्निफिकेंट? ऑडियंस बताओ, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? 2 या 4? क्यों 2? 0 काउंट नहीं हो रही, इसमें क्यों काउंट हो रहा है? बोलो क्या करें? ठीक है, जाओ 5 बार बैठो बैठो, फिर थोड़ी देर बाद।
स्टार्टिंग में तो नहीं बैठो, पाँचों बार जाओ। नेक्स्ट टाइम से क्लास के पहले अगर तुम पांचों में किसी एक का भी प्रॉब्लम हुआ और किसी और ने भी कंप्लेंट करी, तुम पांचों को मैं रेस्टिकेट करूंगा। तुम लोग को लगता है कि ये सिर्फ मजाक है तो प्लीज, ऐसा लगता है तो चलेगा, और एटीट्यूड है ना तुम लोग का अपने पास रखो, ठीक है। समझ में आता है कि अगर वहां पे 3 लोग 4 लोग खड़े हैं, यहाँ पे सर खड़े हैं, तो खड़े होकर आंसर देना है, सामने दिखना नहीं है। निकलो कौन पहले तो नहीं बैठ रहे और आपके पास एग्जैक्टली 10 सेकेंड है। अगर आप 5 निकलो नहीं तो मैं वॉकआउट करूंगा, मैं लेक्चर नहीं दूंगा, और जो लॉस होगा वो पूरे बैच का होगा। सो आई डोंट केयर, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। पांचों बार निकलो। ओके, हेडिंग दिया, क्या दिया? ओके, चलो सबसे पहले राइट डाउन पॉइंट नंबर 1। The difference between true value, the difference between true value and measured value of a quantity the difference between true value and measured value of a quantity, measured value of a quantity is known as error of the measurement. यहाँ पे आवाज है तो और बाहर बैठ जाओ, यहाँ पे आराम से बैठो, आने तो थोड़े पता चले, ठीक है। अभी आने बाकी सब बैठ जाओ, बैठ हम आएंगे, बैठो ना, The difference between true value and the measured value of a quantity is known as the error of the measurement. Next, second point, classification. क्लासिफिकेशन एरर को हम 3 में क्लासिफाई करेंगे, तो आपको इस तरह से डायग्राम क्रिएट करना है। द फर्स्ट जिसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर, सेकंड जिसको हम बोलेंगे रैंडम एरर, एंड थर्ड जिसको बोलेंगे क्रॉस एरर। देखो ऐसे क्लासिफिकेशन है सिस्टमैटिक, रैंडम एंड ग्रॉस। फ्रेंडशिप किसके साथ रखनी है आपकी, जो डिसाइड, अच्छा स्टूडेंट है इसलिए सिस्टमैटिक, रैंडम या ग्रॉस। अब जो सिस्टमैटिक एरर होता है उस एरर का जो कॉज होगा वो नोन होगा, जो रैंडम एरर होगा उसका जो कॉज होगा वो अननोन होगा, एंड वापस जो ग्रॉस एरर है उसका भी कॉज क्या होगा, वो नोन होगा। तो बहुत सारे जगह पे है ना ये ग्रॉस एरर क्लासिफिकेशन में नहीं होता। दे ओनली क्लासिफाई एरर इनटू 2 टाइप्स, ओनली 2 टाइप्स, वन सिस्टमैटिक, द सेकंड रैंडम। इसको इसके अंदर ही रख देते हैं, मतलब ग्रॉस एरर इज अ पार्ट ऑफ कौन सा एरर, ठीक है।
सिस्टमैटिक एरर के अंदर वी हैव 3 टाइप्स, ठीक है, मतलब सिस्टमैटिक एरर के अंदर हाउ मेनी टाइप्स वी हैव 3. सो अगर मैं बात करूं फर्स्ट टाइप के बारे में, देन द फर्स्ट टाइप इज बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल. सेकेंड जिसको हम बोलेंगे एनवायरमेंटल, और थर्ड जिसको हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशन. और कोई कोई जगह पे ऑब्जर्वेशन को ही वो कौन सा एरर बोलते हैं मेरा, ग्रॉस एरर, ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये डिवीजन कैसे किया. फर्स्ट एरर क्या है, व्हाट इज द एरर. लेट अस से आप लोग को पता है कि जो जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. तुमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से तुम लोग को जी की वैल्यू मिली 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Can we say this is the actual value of the measurement? And can we say this is the measured value of a मतलब experiment? तो इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, हाँ है ना. If you take the difference, तो जो आंसर आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, एरर. So if you subtract 9.8 minus 9.7, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 0.1. 0.1 का एरर डेवलप हुआ. अब डिफरेंस जितना कम है ना, उतना ही एरर कम होगा और उतनी ही एक्यूरेसी ज्यादा होगी. बढ़ आइडिया. तो एरर जितना कम होगा उतनी क्या होगी आपके पास, एक्यूरेसी ज्यादा. अब एरर डेवलप होता कैसे है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं. तो एरर किससे डेवलप होता है, या तो एरर का एक टाइप होगा जो क्या होगा, सिस्टमैटिक, जिसका जो कॉज होगा वो कैसा होगा, नो. उसके अंदर पहला कौन सा एरर बोला, इंस्ट्रूमेंटल. थोड़े थोड़े नाम से समझ में आने लगेंगे कि क्या एरर हो सकता है. कैन यू गेस इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या हो सकता है. तो इंस्ट्रूमेंट में ही एरर हुआ, समझा. जैसे यू आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट और तुमने कुछ तो सेटिंग में ही गलती कर दी. तुमने या तो मैन्युफैक्चरिंग में गलती कर दी. कोई भी गलती इंस्ट्रूमेंट के अंदर होना इज बेसिकली द टाइप ऑफ कौन सा, इंस्ट्रूमेंटल एरर. दैट मीन्स क्या उस एरर का कॉज मुझे पता है, पता है ना, क्योंकि गलती मेरी थी. इफ आई चेंज इट मेरा एरर निकल जाएगा. यस और नो. सेकेंड कौन सा एरर है, एनवायरमेंटल एरर. लेट अस से तुम लोग को बोला गया कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है इन लेबोरेटरी एट लेट्स से -30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है. और तुम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने गए फॉर एग्जांपल राजस्थान, डेजर्ट में. चलेगा क्या, नहीं चलेगा. तो ये गलती अगेन तुमने सराउंडिंग भी देखना पड़ेगा, लाइक द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, या फिर अगर चेक करना है वैक्यूम में करना है या वैक्यूम में नहीं करना है, कोई दूसरे मीडियम में करना है. चाहिए तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है इन लेट्स से मीडियम ऑफ वाटर, हमें पता होना चाहिए. सो एनवायरमेंटल भी आप चाहो तो कंट्रोल कर सकते हैं. गॉट द आइडिया. तीसरा कौन सा है, ऑब्जर्वेशन एरर. परफेक्ट. ये वो एरर है जो आपकी वजह से डेवलप हो. आपकी वजह से मतलब आप खुद एक्सपेरिमेंट करने जाओगे, तो अभी जब आप लैब में जाओगे आपको बताया जाएगा कि यार ऐसे ऐसे रीडिंग लेना है, फिर भी आपको रीडिंग लेना मान लो नहीं आता, तो उसको कौन सा एरर बोलेंगे बेटा, या इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा, क्रॉस. तो एक्चुअली ये इसको और कहीं पे ह्यूमन एरर के हिसाब से भी बोला था. कौन सा एरर बोला जाता है बेटा, ह्यूमन एरर. इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन के अंदर एरर है, समझा, वो तो है बट स्टिल. ये ह्यूमन एरर किसकी वजह से डेवलप होगी, आई थिंक यू गॉट द आइडिया. तुम्हें रीडिंग लेना नहीं आता, तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है, और हमारे मॉडल में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, हाउ टू रिड्यूस और हाउ टू एलिमिनेट सच काइंड ऑफ एरर. जैसे इसमें बोला गया है कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, तो बेटर इंस्ट्रूमेंट लो, थोड़ा एक्यूरेसी अच्छा हो वैसा लो, एंड सो ऑन. एनवायरमेंटल एरर को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, बाय प्रॉपर्ली मेंटेनिंग द एनवायरमेंट. यस. इसको कैसे मैं रिड्यूस कर सकते हो, बाय चेंजिंग द पर्सन, बाय चेंजिंग द पर्सन ऑल टुगेदर. बट हमारे मॉडल में बहुत अच्छी लाइन लिखी है लास्ट में, एंड मैं उसका फैन हो गया. उसके बाद उसने क्या लिखा है, इफ यू कैन रिमूव द ऑब्जर्वेशन, या तो कौन सा एरर, ग्रॉस एरर, बाय हैविंग द सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन व्हाइल टेकिंग द रीडिंग. अच्छी लाइन है नहीं. ओके. तो यस, तो सिंसियरिटी रखनी है और क्या रखना है बेटा, डेडिकेशन. ठीक है. नेक्स्ट
कौन सा है? रैंडम एरर। समटाइम्स तुम्हें नहीं पता होता, बट कई बार एरर डेवलप हो जाती है जिसका कॉज नहीं पता। दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ द मे बी। मान लो कि तुमने यार यहाँ पे सप्लाई लगाई, गलती से अदानी में से जो सप्लाई आ रही थी उसमें कुछ फ्लक्चुएशन हुआ, तो वो थोड़ा सा जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वोल्टेज फ्लक्चुएशन है वो पूरे सर्किट में आ गया, और उसकी वजह से आपका सडनली करंट का रीडिंग बहुत स्पाइक हो गया। हाँ, बाकी सब रीडिंग नॉर्मल थे, एक ही रीडिंग था जो थोड़ा ऊपर गया। अब तुम्हें नहीं पता ना किसकी वजह से हुआ, यस और नो? दैट इज द काइंड ऑफ एरर जिसको हम कौन सा बोलेंगे बेटा? रैंडम एरर। अब रैंडम एरर का कॉज है ना, वो हर बार चेंज होता है, इसलिए इसको तुम कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। यू कैन एलिमिनेट विच काइंड ऑफ एरर, बट यू कैन नॉट कंप्लीटली एलिमिनेट द एरर रैंडम, ये कंट्रोल में नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसीलिए जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा, आप वो एक्सपेरिमेंट 1-2 बार नहीं करोगे, आप वो एक्सपेरिमेंट मिनिमम 6 से 7 बार करोगे। क्यों ऐसा करते हो? वेरी गुड, क्योंकि तुम जब भी रीडिंग लोगे तो तुम चेक करते हो कि क्या वो रीडिंग सेम टू सेम बार बार आ रही है। अगर वो 7 बार ऑलमोस्ट सेम रीडिंग आया, हाँ उसमें एक रीडिंग थोड़ा आगे पीछे हो, पर 7 रीडिंग अगर कांस्टेंट हो तो यू कैन से हाँ मेरा वो 7 का जो एवरेज होगा वो मेरा माइंड काइंड ऑफ रीडिंग होगा। ये समझा? इसलिए रैंडम एरर को कम कर सकते हो बाय टेकिंग द मीन वैल्यू और बाय टेकिंग द मल्टीपल मेथड्स। ओके, ये समझा? तीसरा कौन सा बोला था मैंने? आई थिंक वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, इट इज द सेम। सो अगर आप डेफिनेशन देखोगे इन मॉड्यूल और कहीं पे भी, ये और ये काइंड ऑफ सेम चीज। ओके, एनी डाउट इन दिस? पक्का? सो अब मैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल कंटेंट है, मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको अगर पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ोगे? मॉड्यूल। मॉड्यूल में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, पूरा एनसीईआरटी है, बट एनसीईआरटी के लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, तो आपको उससे फायदा होगा। ठीक है, ये चार्ट बना लो एंड देन आगे जाएं। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। किससे आ रहा है? कल आपका टेस्ट है ना? तो कल के टेस्ट में क्या क्या है सिलेबस आप लोग का? और वेक्टर। ठीक है, वेक्टर कहाँ तक हुआ है आप लोग का? आप लोग को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, और मेरे टॉपिक में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो डाल देंगे, सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये समझो, सिर्फ वो पूछूंगा तो आप फुल स्कोर कर लोगे, है ना? तो नहीं, क्योंकि टॉपिक में नहीं डालना बेटा, नहीं, आपको सिर्फ यूनिट है। और अभी है ना, एक टेस्ट आप लोग का बेसिक मैथ्स का अलग से लिया जाएगा इन द क्लास, जो कपिल सर और अमन सर का दोनों का कंबाइन, ठीक है, वो क्लास के अंदर होगा, तो वो आपको बताएंगे, ठीक है, पर वेल बिफोर एडवांस। तो ऐसा नहीं कि आज आए और सरप्राइज मिल गया, तो एटलीस्ट हम 2 घंटे पहले बता नहीं, 1 घंटे सॉरी 1-2 दिन पहले बता दें, ठीक है। चल, कुछ और मतलब फिजिक्स में 50 क्वेश्चन बन गए हमारे। हाँ, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज माइनर एंड मेजर। ओके, माइनर मतलब क्वेश्चन कम नहीं करना, पोर्शन कम करना, समझा? मेजर मतलब पोर्शन बढ़ाना, क्वेश्चन उतना ही रखना। ये समझा या नहीं समझा? नॉर्मली हमने देखा है कि माइनर मतलब 15-15 क्वेश्चन का एक टेस्ट हो जाता है, 45 मिनट के लिए बच्चे आते हैं, फिर गाली कैसे मारते पता है?
सर मैंने घर से ट्रैवल किया 1 घंटा आया फिर गया वापस 1 घंटा और कितने घंटे का टेस्ट लिया आपने 45 मिनट जो आधे घंटे में खत्म हो गया मैं निकल गया। तो बोला सर वर्क तो रखो हमें, वैल्यूएशन तो दो हमें कुछ, है ना। तो वैल्यू एडिशन करने के लिए हमने माइनर टेस्ट को भी काइंड ऑफ फुल जैसे होता है वैसे ही रखा है। और वैसे आदत होनी भी चाहिए, मतलब 3 घंटे की अगर आपके पास आदत है तो इट्स अ गुड थिंग बैटिंग। सो 720 मार्क्स का होगा, ओके। एंड फिजिक्स में 50 क्वेश्चन आपको पेपर पैटर्न तो पता है ना। हाँ, पेपर इजी है, ट्रस्ट मी, पेपर इजी है, स्कोर कर सकते हो। बस एज यूजुअल जो चीज़ें करके मतलब करवाइए क्लास में वो करो। सबसे इम्पोर्टेंट पहले के जो भी पेपर्स हुए हैं ना उसको देख के आना, आपको बता रहेगा कि आपने क्या क्या गलती करी, वो आपकी वापस रिपीट नहीं होगी। गलती करो पर नहीं करो, दैट्स व्हाट आई वांट। सर एक पेपर ऑनलाइन भी हुआ था, उसके लिए मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक बार रुशांक सर को आज मैसेज कर देना, या अगर रुशांक निकलते वक्त एक बार निकलते वक्त रुशांक सर अगर मिल जाए ना, अगर आ गया तो उनको बोले मिल जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन होते जैसे टॉर्क में ऐसे न्यूटन या कुछ वो उसमें पूछ लिया, तो जैसे साइंस में स्पोर्ट्स और वैसे उसमें कन्वर्ट होने में थोड़ा मतलब टाइम लगता है, तो उससे कुछ मतलब ऐसा इजी शॉर्टकट है कुछ है? जैसे कोई छोटा एग्जांपल दे सकते हैं। मतलब ऐसा स्पोर्ट्स का आंसर न्यूटन और उसमें दिया है, तो वो क्लिक होने में टाइम लगता है कि वो केजी मीटर पर सेकंड और क्या क्या है वो चीज़। हाँ डेस्ट, हाँ वो एक ही है, मतलब अभी क्योंकि पहला चैप्टर है तो तुम्हें थोड़ा टाइम लग रहा है चीज़ों को, है ना। वंस वी गो टू द नेक्स्ट चैप्टर तब ये चैप्टर इजी लगेगा, मतलब तो क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत बार हो गई। द आइडिया इज दैट कि वो 25 क्वांटिटी जो है ना, वो क्वांटिटी के तुम्हें फॉर्मूला बहुत अच्छे से आने चाहिए, और उसके करस्पॉन्डिंग तुम कितना जल्दी उसको उसी टाइम पे डिराइव कर सकते हो। मतलब देखो मैं ना नॉर्मली 8 से 10 क्वांटिटी दिमाग में रखता हूँ जो मुझे पता है। तो सबसे ज़्यादा क्या यूज होता है, इफ़ यू हैव सीन दिस, फोर्स और एनर्जी है ना, वो बहुत बार यूज होता है, देखा है तुमने। तो फोर्स एनर्जी है ना, मैंने याद करके रखा है कि फोर्स है तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और एनर्जी है वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। बाकी सब चीज़ें है ना मैं ज़्यादा करके खुद ही डिराइव करता हूँ। ऐसे आंसर न्यूटन में दिया हुआ है और हम लोग के पास मतलब फॉर्मूला वाइज है तो केजी मीटर और वो सब है, वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए शॉर्टकट जैसा नहीं। अब वो एक ही है, तुम प्रैक्टिस जितनी करोगे और उस हिसाब से तुम्हारा वहाँ पे मतलब प्रैक्टिस से ही वो चीज़ स्पीड अप होगा। घर पे है ना कभी भी एमसीक्यू सॉल्व करते हो ना, नेवर सॉल्व द एमसीक्यू विदाउट टाइमर। नाउ यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग द एमसीक्यू विद द टाइमर। नॉर्मली व्हाट आई एडवाइस, तुम्हारे पास अगर 10 एमसीक्यू है तो आपको पता है कि आप फिजिक्स में थोड़े स्लो हो, तो आप 2 से 3 मिनट का टाइमर लगाओ और 10x2 या 10x2.5 करके 20 या 25 मिनट के टाइमर में वो 10 क्वेश्चन को एज अ टेस्ट सॉल्व करो। अब टेस्ट में तुम्हें किसी ने बोला नहीं है कि सिक्वेंशियल फॉलो करना है। हम नॉर्मली क्या करता है, क्वेश्चन 1 देखा वो ट्राई करेंगे, आया तो ठीक है, नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन 2 देखा। ये सबसे गलत अप्रोच है। ये अप्रोच से कोई टॉपर नहीं बनता। जो टॉपर है वो पहले 50 क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन ढूंढता है जो उसके लिए सबसे इजी है। So he can start or she can start with 40th question, then come back to second question, then go back to वापस 45th question and so on. तो पहले वो 2 मिनट में पूरे क्वेश्चन को टिक कर लेता कि पहले किसको अटेम्प्ट करेगा फर्स्ट 2 में। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम ट्राई करो, चालू करो। अब मान लो कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक है लेट्स से सिग्निफिकेंट फिगर्स, यस। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चन? तो बोला कि हाँ सर, जिसमें नंबर होंगे और बोला होगा सिग्निफिकेंट फिगर करके वर्ड होगा वो मेरा आंसर होगा, यस और नो। तो क्वेश्चन 1 देखा, क्वेश्चन 1 था यूनिट्स का, छोड़ दो। क्वेश्चन 2 देखा, तुमने देखा वेक्टर्स का, छोड़ दो। क्वेश्चन 3 देखा सिग्निफिकेंट फिगर्स का, पहले वो करो। तो पहले 50 में कौन से कर लो? सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के। अब एडवांटेज क्या होगा, मान लो 12 क्वेश्चन थे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा 20 मिनट में 12 क्वेश्चन हो गए। माइंड में कैलकुलेशन 12 4 जा कितना 48 मार्क्स पहले 20 मिनट में आ गए इन फिजिक्स। तो वो मिलेगा तुम्हें अंदर से एक खुश, यार फिजिक्स में 48 तो अभी आ गए, तो अगर मैंने थोड़ा सा भी और मेहनत की मतलब और करा तो 100 प्लस तो मैं इस बार चले जाऊंगा आराम से। समझा नहीं समझा? दैट इज द वे यू हैव टू ट्राई। तुम सीक्वेंशियल ऑर्डर में कभी नहीं जा सकते, तो बस इसको फॉलो करो, ठीक है। तुम्हें लग जाए कि क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी है ना, मतलब 5 या 6 लाइन का क्वेश्चन, तो छोड़ दो डायरेक्ट, पहले नहीं करना है उसको, सेकंड राउंड में करना है। सर मैंने आपको बोला था वैसे कि वो इन्विजिलेटर ने हमें पेपर में लिखने से मना किया था, उसकी वजह से OMR में थोड़ा ऐसे
बहुत ध्यान से देखना पड़ता था। हाँ। तो उन्होंने कुछ भी टिक करने से भी मना कर दिया। तो अगर हम ऐसे कॉन्फ्यूजन में छोड़ रहे हैं मैं वो मेक श्योर करूँगा, मैं बोल दूँगा। तो आपको इन्विजिलेटर नेक्स्ट टाइम मतलब कल से जो आएंगे वो उनको मैं बोलूँगा इन नीट एक्चुअल पेपर तुम्हें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मिलते नहीं। नाउ दैट्स द प्रॉब्लम। मतलब जो क्वेश्चन पेपर होता है तुम्हें उसमें ही करना होता है। तो मतलब आदत पहले से होनी चाहिए ना। वो सिर्फ आपको पीछे 4 पेज देते हैं, 1 2 3 4, दैट्स इट, देयर इज नो अदर स्पेस। स्पेस कहाँ होती है? पेपर के नीचे छोटा सा ऐसे एक पट्टा जैसा होता है, उसमें और एक्स्ट्रा सॉल्विंग करने से कर सकते हो या साइड में कर सकते हो। अब इसीलिए होता ऐसा है, हम एडवाइस करते हैं तुम है ना बहुत बड़े बड़े हैंडराइटिंग में या तो बहुत बड़ा बड़ा लिखने का आदत कम करते जाओ। जितना माइंड में कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होगा ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अभी नहीं बोला, अभी करो, अभी तो तुम्हारा स्टार्टिंग फेज है, पर आफ्टर 6 मंथ है ना तुम्हारा ऐसा हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन की लेंथ है ना ऑटोमेटिकली कम होगी। तुम्हें डेरिवेशन क्लास में कर रहा है उतना लंबा नहीं करना, ढूंढना है। हम बहुत सारे शॉर्टकट भी बताते रहते हैं, आगे वैसे ही करना पड़ेगा, वरना कैसे होगा क्वेश्चन? तुम्हारे पास जगह ही नहीं होगी और तुम सप्लीमेंट मांग ही नहीं सकते। बाय द वे तुम्हें पेन भी अलाउड नहीं होता, दे गिव यू द पेन, वो भी एकदम फुर्तुस सा बकवास सा पेन देते हो, सच में 2-2 रुपए वाले पेन देते तुम, एंड यू हैव टू रिलाई ऑन देम। तुम कुछ भी लेके नहीं जा सकते अंदर, सिर्फ एडमिट कार्ड और एक आईडी कार्ड, दैट्स इट, एंड पानी का बॉटल, वो भी ट्रांसपेरेंट। उतनी 3 चीज लेके अंदर जाओगे, 3 घंटा 20 मिनट के बाद बाहर आओगे बस। तो उस टाइम पे तुम्हारे पास OMR शीट हुआ, साथ में जो पेन हुआ, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय वहाँ पे जो रहेंगे, ठीक है? ओके, तो ये लिख दिया सबने? ओके, इसके नीचे लिखो नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नहीं, हाँ थर्ड पॉइंट लिख सकते हो, चलिए थर्ड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। Order of magnitude. Any physical quantity can be represented by a into 10 to the power n। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ a into 10 to the power n। बेटा फिर तो ये भी बंद कर दिया, बहुत ज़्यादा करता है। a into 10 to the power n, where again जैसे बोर्ड पे लिखा है where a lies between 0.5 to 5, a lies between 0.5 to 5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना? तो 0.5 लेस देन और इक्वल टू a, लेस देन 5, मतलब a किसके बीच में मिलाया करेगा? 0.5 एंड 5, 0.5 इंक्लूसिव, 5 नॉट इंक्लूसिव, ठीक है? देन n इज नोन एज order of magnitude। Then n is known as order of magnitude। So easy है बहुत, but still I will explain। For example, मान लो कि आपके पास नंबर दिया हुआ था 0.00023 into 10⁻⁻⁷, ठीक है? और पूछा जाए एग्जाम में कि इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को इस फॉर्मेट में लिखना है, a into 10 to the power n। ना यू विल से सर वो तो लिखा हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक नंबर है, इंटू भी है, 10 की पावर n भी है, but then there is a condition for n। the condition for n क्या बोलता है? ये नंबर है ना 0.5 और 5 के बीच में ही होना चाहिए, समझा? किसके बीच में होना चाहिए? 0.5 और 5 के बीच में।
अगर ध्यान से देखोगे ये नंबर 0.5 के बीच में नहीं है, आया ना, तो ये नंबर 0.5 से छोटा है। अगर छोटा है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करोगे, लेफ्ट या राइट? तो राइट शिफ्ट करेंगे, आया ना। तो लेफ्ट से मैंने शिफ्ट किया 1 2 3, चलेगा क्या? अगर 3 करूंगा तो 0.23 होगा। क्या 0.23 अभी भी 0.5 से छोटा है? हाँ, 0.5 से छोटा है, तो मुझे और एक शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैंने और एक शिफ्ट किया, क्या आया मेरे पास? 2.3, चलेगा 2.3? बिकॉज 2.3 बिटवीन क्या? वेरी गुड। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2.3 इंटू। अब सर लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने शिफ्ट किया है तो 10 की पावर भी चेंज होगी ना। तो कितने से शिफ्ट किया बेटा मैंने? 4 से। कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट किया? तो यहाँ पे एक सिंपल फंडा है, आप भी जब मैं टाइम टू सब लिख के रखना, जब भी मैं राइट शिफ्ट करूंगा तो मैं पावर में -1 करूंगा। जब भी राइट शिफ्ट करूंगा तो क्या करूंगा, पावर में -1। और जब भी मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा, क्या करूंगा बेटा? लेफ्ट शिफ्ट, तो मैं इसमें करूंगा +1, चलेगा ना। अच्छा, मैंने कितनी बार शिफ्ट करा? 1 2 3 4, तो मैं लिखूंगा -4। कितनी लिखूंगा? तो ये लिखूंगा 10⁻⁴। समझा नहीं समझा? इंटू ये नंबर तो था ही ना, कितना था? 10⁻⁻। आंसर क्या होगा? 2.3 इंटू 10⁻⁻। आया ना। क्या अब ये नंबर 0.5 से 5 के बीच में है? तो अब इसकी क्या पावर हुई? then -21 is known as order of magnitude. समझा? -21 is known as क्या? order of magnitude. सबको समझा अच्छे से बेटा? ठीक है, लिख दो, बस इतना ही है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुम तीनों सब्जेक्ट का मार्किंग लास्ट में करोगे ना, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा मार्किंग छूट जाए, बिकॉज या तो तुम राइटर में गलती से कहीं और मार्क कर दो, और ये मिस्टेक फ्यूचर में हो सकती है आप लोग के साथ। तुम 1 2 3 4 मार्क कर रहे थे, बीच में तुमने एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, बट माइंड ऐसा बोल रहा है कि तुम कॉन्स्टेंटली कर रहे हो, तो सारे एक साथ 12 क्वेश्चन गलत हो गए। सो व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट, तुम्हें चेक पॉइंट बनाना है। लाइक अगर तुमने सब्जेक्ट मान लो स्टार्टिंग में करा, लेट्स से यू स्टार्टेड विद बायो, तो बायो के अगर तुम्हारे थोड़े से हो गए, 45 मिनट्स दिया था और 45 मिनट्स में तुम्हारा बायो खत्म हुआ, देन यू टेक अ ब्रेक, देन बायो मार्क कर लो। फिर गो फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट, लेट्स से तुमने वहाँ पे 20-25 क्वेश्चन करे, फिर वापस उतना कर लो, लेट्स से तुमने केम करा वो कर लो, फिर फिजिक्स है फिर वो कर लो। अब लास्ट 2 घंटे में तुम्हारा ऐसा हो जाना चाहिए कि 2 घंटे बाद या 2.5 आवर्स बाद तुम्हारा मार्किंग हो गया है। अब तुम्हारे पास लास्ट के 30-45 मिनट बाकी है। अब जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, उसका जो भी आंसर आ जाए वो तब के तब मार्क है। सो ड्यूअल मार्किंग सिंगल है। पहला, हर बार हर क्वेश्चन के बाद मार्किंग नहीं करना, वो गलत अप्रोच है, क्योंकि उसमें मोमेंटम ब्रेक होता रहता है। सॉल्व करा फिर मार्क करा, सॉल्व करा फिर मार्क करा, दिस इज नॉट द राइट वे। स्टार्टिंग में यू हैव अ मोमेंटम, यू हैव टू बिल्ड द मोमेंटम, तो सॉल्व करो कॉन्स्टेंटली जितना हो सकता है उतना। फिर चेक पॉइंट बनाओ, पहला चेक पॉइंट 45 मिनट्स का। अच्छा, बाय द वे, you are not allowed to wear any kind of watch in the NEET center. Now that's the biggest issue. कोई भी नहीं, मैंने बोला ना कुछ भी लेके नहीं जा सकते। ड्रेस कोड भी प्रॉब्लम है, मैं ड्रेस कोड भी तभी बताऊंगा। अब 99.9% सेंटर में होता है, और तुम वो सेंटर में गए जहाँ तुम्हारा लक खराब है, तो नहीं होगा। अब क्लॉक नहीं है ना, वो सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज है। पता है क्यों? पता ही नहीं कि तुम्हारा टाइम कितना हुआ, तो अब इन्विजिलेटर को बार बार पूछना पड़ेगा, और इन्विजिलेटर भी बोलेगा मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, 2-3 बार बीच में बोलूंगा, हर 1 आवर के बाद मैं अनाउंस करूंगा। तो तुम्हें वो हर बार सुनना है कि हाँ 1 आवर हुआ है नहीं हुआ, बट सामने क्लॉक रहती है तो पता रहता है ना। बाय द वे, अभी तो चीजें काफी इंप्रूव हुई है इस मामले में, तो क्लॉक मिल जाएगा, तो डोंट। ओके, जैसे अभी ठाकुर सेंटर में तो हमारे बच्चे बता रहे थे कि उनको AC क्लासरूम में बिठाया था नीट स्टूडेंट्स को, तो वो बहुत खुश थे।
पर वही जो बेचारे गए थे एकदम दूर खारगरिया वहाँ पे छोटी सी कोई तो स्कूल में बच्चों का सेंटर था जहाँ पे पंखा और ये जो सीलिंग के बीच में डिस्टेंस है, वो पंखा जो घूम रहा है जो स्पीड से है ना, उस स्पीड से ज्यादा हम लोग घूम सकते हैं, समझा रहे? हवा का एक ऐसा नीचे कचरा भी नहीं आ रहा, और धूप 2 बज पे, मतलब आप 12 बजे एंटर हो चुके हो, और पहले जब तुम एंटर हो जाते हो ना तो बिठा देते हैं। अब बैठ गए ना तो 1.5 घंटा तुम क्या कर रहे हो, ऐसे बैठे हो, क्योंकि तुम्हारी एंट्री हो चुकी है, अब तुम बाहर भी नहीं जा सकते, तो तुम बैठे हुए हो। अब 1.5 घंटा क्या करोगे, वॉल को देखोगे, दैट्स इट। फिर 2 बजे पेपर चालू करना, 5:20 को खत्म होगा, सोच लो। तो इतनी धूप में तुम्हारा दिमाग कितना काम और कंपोज होना चाहिए, कुछ समझा? तो ये है, तो इसीलिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे आगे आपके साथ। आपने जो बोला कि इतना टाइम मिलता है, तो हम लोग कोई फॉर्मूला कोई पेपर पर लिख के नहीं कर सकते, पेपर देते ही नहीं ना तुम्हें, इसीलिए तुमको पता रहता। दे विल नॉट गिव यू एनीथिंग। वो कब देंगे, 2 बजने वाले होंगे ना, उसके 1-2 मिनट 5 मिनट नहीं होंगे पहले, वो टाइम पे आपको पेपर दिया जाएगा, उसमें भी सील पैक आएगा, पेपर भी सील पैक आएगा। और 2 बजेंगे ना, जैसे वो यहाँ पे बेल हुआ, वैसे बेल हुआ ना, उस टाइम पे ही तुम ओपन कर सकते हो। तुमने अगर गलती से पहले ओपन कर दिया तो उनका वो पागल होंगे, तो रेस्ट्रिकेट कर देंगे तभी, और तुम वहां पे आर्गुमेंट भी ज्यादा नहीं कर सकते। तो है सब चीजें बहुत प्लस माइनस है, ठीक है। चलो, आई विल गिव यू 3-4 एग्जांपल, आप मुझे उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ, ठीक है? लिखो। हो गया? पहले चारों ग्रुप में बताओ।
अब देखते हैं सबसे पहले लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट कितने लेफ्ट शिफ्ट करूँ 3 सो 1 2 एंड 3 जब यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या बनेगा 0.75 मतलब वो ठीक है ना इनटू लेफ्ट शिफ्ट करा है तो क्या करूँ बेटा +1 या -1 +1 लिखवाया था ना कितनी बार लेफ्ट शिफ्ट किया 3 तो +3 होगा तो 17 + 3 कितना होगा 10 to कितना 20 तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया 20 समझा सबका सही गया है क्या श्योर हो आपको समझा बेटा पक्का ओके नेक्स्ट ये वाला नंबर क्या करोगे राइट शिफ्ट कितनी बार 2 बार या 3 बार कितनी बार 2 बार अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट 2 बार क्यों 2 बार 0.5 चलेगा 5 नहीं चलेगा अगर 3 बार करोगे तो 5 आ जाएगा दैट इज नॉट अलाउड तो 1 बार और 2 बार आंसर क्या आएगा 0.5 इंटू कितनी बार शिफ्ट करा 2 बार राइट शिफ्ट मतलब -1 या +1 -1 तो -2 होगा तो आंसर हो जाना चाहिए 10⁻16 समझा तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 16 इस पे आ जाते हैं कितनी बार शिफ्ट करेंगे 1 2 और 3 बार सही तो 1.8 जो भी है इनटू लेफ्ट शिफ्ट किया है +1 या -1 +1 कितनी बार शिफ्ट करा 3 बार तो +3 तो -14 + 3 आंसर होगा वेरी गुड तो आंसर इज -11 अब मैक्सिमम बच्चों का आंसर जो गलत जाता है वो ये वाला ओके क्या आंसर आया तुम लोग का 1 2 3 4 4 बार करा क्या सबका आंसर 0.64 इंटू 10⁻4 आया हाँ गलत है तो इसका करेक्ट आंसर है 6400 इंटू 10⁻3 मीटर तो फर्स्ट थिंग तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसा यूनिट में तो फर्स्ट थिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अगर यूनिट नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है पर यूनिट दिया है तो चेक करना है वो किस में होना चाहिए किस में होना चाहिए ऐसा और फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है तो ये लिखा अब तुम बोलो अब तुमने शिफ्ट करा 1 2 3 और 4 तो क्या इसको लिख सकते हैं 0.64 इंटू 10⁻7 मीटर 7 क्यों आया आपने 4 तो बोला ही था पहले और ये 3 एक्स्ट्रा आ गया तो 4 + 3 कितना हो गया 7 तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ 7 इस 10 किलोमीटर का मीटर किया बेटा तो वो 3 आया और दूसरा डेसिमल अगर नहीं दिया तो अज्यूम करेंगे यहाँ पे है बराबर बेटा तो लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा तो 1 2 3 और 4 दैट्स फाइन समझा ये okay so I think I can say this part is done should we go ahead now Sir. Next, error analysis. Error analysis.
देखो इसमें, let any physical quantity is measured n times. Let any physical quantity is measured n times and its readings are A1, A2, A3 ... AN. A1, A2, A3 ... AN. Then to find percentage error, we have to perform following steps. Then to find percentage error, we have to perform following steps. चलो let's start. Step number 1. First step is हम लोग फाइंड करेंगे मीन वैल्यू. तो पहला स्टेप होता है, सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे बेटा? मीन वैल्यू, जिसका दूसरा नाम होता है एवरेज वैल्यू, जिसका तीसरा नाम होता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. तो तीन नाम है, या तो मीन वैल्यू, या तो एवरेज वैल्यू, या तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. हर स्कूल में एवरेज वैल्यू निकालने का सिखाया जाता है, और नहीं सिखाया जाता तो एटलीस्ट आप लोग को अपने सब्जेक्ट्स का एवरेज तो आपने लिया ही होगा कभी ना कभी, है ना. सो हाउ टू फाइंड द एवरेज वैल्यू? वी से इफ यू वांट टू फाइंड द मीन वैल्यू, जिसको मैं बोलूंगा ए मीन इज इक्वल टू, तो मैं सारे रीडिंग का क्या करना है? एडिशन. पता होगा आई थिंक ये. और फिर ये सारे रीडिंग के एडिशन को डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ रीडिंग. अच्छा याद रखना, इट इज नेवर डिवाइडेड विथ 2 अनलेस द रीडिंग्स आर 2. समझा? लेट से मैं आपको बोलूं व्हाट इज द एवरेज ऑफ 50 एंड 100, तो आप 50 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 करोगे. समझा? तो 50 प्लस 100 कितना होगा? 150 डिवाइड बाय 2 75. तो 50 और 100 का एवरेज क्या हो गया? 75. पर तुमने डिवाइड बाय 2 क्यों किया? अब 3 रीडिंग होते तो 50, 60, 70 डिवाइड बाय 3 करते. समझा? तो वैसे जितने रीडिंग दिए सबको ऐड करो, डिवाइड बाय क्या करो? टोटल नंबर ऑफ रीडिंग, तो आंसर मिलेगा. लेट मी नो, इज द फर्स्ट स्टेप इजी? यस. हाँ लिख लो ये. Okay. Second step. Second step is to find absolute error. तो सेकेंड स्टेप में हम फाइंड करते हैं एब्सोल्यूट एरर. How to find the absolute error? For that what we write is this. We write एब्सोल्यूट एरर को लिखते हैं डेल्टा ए. द मीनिंग ऑफ डेल्टा इज चेंज. डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज. फिर आप लिखते हो इक्वल टू, फिर आप लिखते हो मॉड, फिर आप लिखोगे ए मीन माइनस ए इंडिविजुअल और मॉड कंप्लीट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका मीनिंग क्या है. अगर आपको
डेल्टा A1 निकालना है। क्या निकालना है? तो आप लिखोगे मॉड, फिर आप क्या लिखोगे? A मीन माइनस A1। A D0 का मतलब है अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, ठीक। वैसे ही आपको क्या निकालना पड़ेगा? डेल्टा A2। कैन यू गेट द फॉर्मूला? बोलो। बोलो डेल्टा A3 का फॉर्मूला। क्या ऐसे जितने रीडिंग है उतनी बार करना पड़ेगा? जैसे 5 रीडिंग है, कितनी बार करोगे? है ना। अब हर रीडिंग या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा, या कई बार 0 भी आ सकता है। आपको उससे टेंशन लेना नहीं है। अगर पॉजिटिव आया तो आंसर पॉजिटिव लिखोगे, अगर नेगेटिव आया तो भी आंसर पॉजिटिव लिखोगे। वाई? क्योंकि क्या लिखा हुआ है हमने? मॉड। मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मॉड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। उसके लिए फिर वेक्टर में सुना होगा ना। तो जब भी आप मैग्नीट्यूड निकालते हो वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। इट इज नेवर नेगेटिव। समझा? तो इसका आंसर भी क्या करेगा? पॉजिटिव आएगा। ऐसा कब तक करना है? बोला मैंने जितने रीडिंग है उतनी बार। हमने कितने रीडिंग अज्यूम करी है? n। इसलिए लास्ट रीडिंग क्या होगा? डेल्टा an इज इक्वल टू मॉड, क्या लिखोगे? माइनस। समझा? तो कितनी बार आपको करना पड़ेगा? तो सेकंड स्टेप में ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा। व्हाट द आइडिया? देखो, दिस इज द सेकंड स्टेप। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे। व्हाट इज थर्ड स्टेप जो लिखा हुआ है? क्या लिखा है बेटा? मीन एब्सोल्यूट है। ओके, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो तुम्हें समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन एब्सोल्यूट है। क्या हमने सेकंड स्टेप में एब्सोल्यूट एरर फाइंड करी? क्या वो सारे अलग अलग रीडिंग्स थे? अगर वो सारे रीडिंग्स का मैंने क्या ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अगर फॉर्मूला वाइज देखना हो तो इसको कैसे लिखना है? देखो मैं कैसे लिखता हूँ। यू हैव टू राइट डेल्टा ए, बट यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? मीन इज इक्वल टू। अब चेक करो, क्या मैंने डेल्टा A1 फाइंड किया? क्या मैंने डेल्टा A2 फाइंड किया? ऐसा कब तक किया मैंने? तो मैं ऐसा लिखूंगा, चेक करो। आई विल राइट डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 प्लस, कहाँ तक जाएगा बेटा? डेल्टा A, और किससे डिवाइड करूंगा मैं? n से। खत्म। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन एब्सोल्यूट एरर। अब गलती कहाँ पे होगी आप लोग की? अगर तुमने यहाँ पे रीडिंग में गलती करी है तो ये भी गलती है। समझा? तो डेल्टा E मीन डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 एंड सो ऑन अपॉन n। ठीक है, लिख दो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। Okay. Fourth, this is the second last step.
फोर्थ स्टेप। जो फोर्थ स्टेप में हम एरर फाइंड करते हैं, वो एरर सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होती है जब आप लोग का कोई रिजल्ट आने वाला होता है। ठीक है, अभी आप लोग का कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया? 10th का, बोर्ड का। तब ये एरर एक्टिवेट हो जाती है और जैसे रिजल्ट चला जाता है उसके साथ साथ वो एरर चली जाती है। बट देन अगेन जब आपका नेक्स्ट 2 साल के बाद रिजल्ट आएगा, उसके 1 महीने पहले से ये एरर वापस एक्टिवेट होगी एंड देन वापस थोड़े टाइम बाद चली जाएगी। उस एरर का नाम है रिलेटिव एरर। कौन सी एरर बेटा? जितनी चिंता और फिक्र हमारे मॉम डैड को नहीं होती, उतनी चिंता और फिक्र किसको होती है? हमारे। ओके, कितना आएगा तुम्हारा छोकरा? यस, उनको भले ही अपने जमाने में 43% आए थे, पर अगर हमारे गलती से 95 आ गए, अरे तुम्हें पता नहीं है, मेरे चाचा के भतीजे के लड़के को 97.3% आया। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सी एरर है बेटा? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला इज डेल्टा ए मीन अपॉन सी। तो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन का मतलब क्या है? तुमने स्टेप नंबर 3 में जो वैल्यू फाइंड करी, कुछ नंबर आया होगा, उसको किससे डिवाइड करोगे? स्टेप नंबर 1 की वैल्यू से। फिर तो डिवाइड, जो भी आंसर आएगा दैट इज विच एरर? रिलेटिव एरर। देखो एक्चुअली में जो एरर हम इंडिविजुअल फाइंड कर रहे थे ना बेटा, जो मैंने बोला था कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, वही तेरा एब्सोल्यूट एरर, समझा? पर वो हर रीडिंग में होगा, तो हम हर रीडिंग का एरर फाइंड कर रहे हैं और वहाँ से हम एवरेज आउट करके उसका परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, समझा? तो इसी को, क्योंकि हमने इतनी लंबी प्रोसेस करी ना, इसलिए इसको हमें एरर एनालिसिस नाम दिया, बिकॉज वी हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप। और ये तुम लोग को प्रैक्टिकल में भी करवाया जाएगा। तो अभी जो मैं करवा रहा हूँ ना, तुम लोग को 11th-12th में बहुत काम है प्रैक्टिकल। लास्ट स्टेप बेसिकली हम कर रहे थे क्या फाइंड करने के लिए, तो उसके जस्ट ऊपर देखो मैंने लिखवाया था, वी आर परफॉर्मिंग दिस स्टेप्स टू फाइंड विच एरर। विच एरर? तो 5th स्टेप इज परसेंटेज एरर। इसका फॉर्मूला सबसे इजी है, because percentage error equal to relative error into 100. Okay. So what is percentage error? Relative error into 100. What is the formula for relative error? Delta mean upon a mean. Into 100. is your which error? Percentage error. Now, क्योंकि आज पढ़ा है इसीलिए कल नहीं आ रहा, वरना ये 1-2 दिन पहले पढ़ा होता तो आ जाता। अब इसके क्वेश्चन वैसे बहुत इजी होंगे, पर कैलकुलेशन में टाइम कंज्यूम, जैसे आज अभी मैं करवाऊंगा तो समझिएगा, सो इट विल टेक टाइम, बट ये काइंड ऑफ ऐसे होते हैं कि यार मार्क्स बोनस जैसे है, शांति से करोगे तो मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, समझा? ओके, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज एरर, मैं सबसे पहले एक नोट लिखवाना चाहूँगा, राइट डाउन नोट। Note, any measured value, note, any measured value can be represented as A mean plus or minus delta A mean.
देखो ऐसे जैसे मैंने लिखा है ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन। फॉर एग्जाम्पल if the length is measured as, for example, if the length is measured as L equal to 2 plus or minus 0.1 centimeter, then this implies mean value of length is 2 centimeter. Mean value of length is 2 centimeter, and mean absolute error in length is 0.1 centimeter. Is 0.1 centimeter. From this, we can calculate percentage error as as 0.1 upon 2 into 100 equal to 5. ये नोट्स के पॉइंट का मीनिंग समझा क्या लिखा? अब से आपके आगे जितने भी एरर के क्वेश्चन है उसमें दे आर नॉट गोइंग टू राइट लेंथ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं लिखेंगे। वो हमेशा क्या लिखेंगे पता है? ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे, एल इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब ऐसा लिखा और मैं अगर आपको पूछूं बताओ यार इस लाइन का मीनिंग क्या है, तो तुरंत आपको आंसर आना चाहिए सर देखो ये जो 2 है ना, ये 2 लेंथ का मीन वैल्यू है। 2 क्या है? लेंथ का मीन वैल्यू। और ये जो वैल्यू है ना सर, ये उसका कौन सा एरर है? मीन एब्सोल्यूट एरर। कौन सा एरर? और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इंटू 100 होता है या नहीं? तो क्या मैंने इसको इससे डिवाइड किया? हाँ है ना, 0.1 अपॉन क्या किया? 2 इंटू क्या किया मैंने? 100। तो उससे जो भी आंसर है वो किसका आंसर आ गया? परसेंटेज एरर। ये समझा? तो आगे वाले क्वेश्चन में ये सब का यूज होगा। ओके, क्या एरर एनालिसिस समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, टू गेट द आइडिया के क्वेश्चन कैसे आस्क है। ओके, तो चलो लेट्स ट्राई। ओके, लिखो क्वेश्चन 1। The time period of simple pendulum is recorded as the time period of simple pendulum is recorded as 2.1 centimeter, comma 2.2 centimeter, comma 2.3 centimeter, comma 2.4 centimeter, comma 2.5 centimeter। सही है? Find the percentage error
find the percentage error. So पहले तो ये बताओ, should I solve the entire question या you want to try? Try करोगे? You have to follow the steps which I have given. ठीक है? Try करो all steps. Step 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Thank you. मेरी गलती हुई है, यूनिट सेंटीमीटर नहीं आएगा, सेकंड आएगा। टाइम पीरियड बोला ना मैंने, 2.1 सेकंड, 2.2 सेकंड, 2.3 सेकंड, 2.4 सेकंड, 2.5। फर्स्ट स्टेप फाइंड मीन वैल्यू। चलो
नहीं पॉजिटिव ही लेना, माइनस आई ना तो भी पॉजिटिव। 5.21 ओके, मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए तुम लोगों ने 2.1 प्लस 2.2 प्लस 2.3 प्लस 2.4 प्लस 2.5 डिवाइड बाय 5 किया होगा, सही है? कितने लोग का आंसर 2.3 सेकंड आ रहा? तो मीन वैल्यू सही है सबका? पक्का? ठीक है। फिर डेल्टा A1, तो मैं इंडिविजुअल वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? डेल्टा A1 जैसे मैंने बोला था आपको करना है 2.3 माइनस 2.1, तो आंसर आ जाएगा 0.2। डेल्टा A2 2.3 माइनस 2.2, आंसर आएगा 0.1। डेल्टा A3 2.3 माइनस 2.3, आंसर आएगा 0। डेल्टा A4 2.3 माइनस 2.4, आंसर आएगा माइनस 0.1, बट मॉड है तो आ जाएगा प्लस, तो 0.1। फिर डेल्टा A5 2.3 माइनस 2.5, अगेन आंसर 0.2। तो चेक करो क्या ये सही आया आपका बेटा? पक्का? फिर मैंने फाइंड करा डेल्टा एमी, सही है? क्या करेंगे डेल्टा एमी के लिए? ये सबका एडिशन डिवाइड बाय 5। सो मैं चलेगा यहाँ पे कर दूँ तो इट्स ओके। 0.2 प्लस 1 3 प्लस 2 और 4 प्लस 2 6, तो आई थिंक 0.6 अपॉन 5 आएगा। अच्छा, डिवाइड करेंगे तो 0.1, फिर यहाँ पे 1 0 बचेगा तो 2 आ जाएगा। डिवीजन क्लियर है सबको? तो 0.6 डिवाइड बाय 5 का आंसर होगा 0.1। अच्छा, क्या ये और ये सही है आपका बेटा? फिर डायरेक्टली मैं परसेंटेज एरर निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता? आया ना? तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करोगे? पहले ये लिखो 0.12, फिर किससे डिवाइड करोगे बेटा? 2.3 इंटू क्या करोगे बेटा? तो 0.12 अपॉन 2.3 इंटू क्या करेंगे? 100। तो नाउ 0.12 इंटू 100 करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 2.3। ये भी समझाओगे बेटा? अब डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर चला जाएगा 120 अपॉन क्या हो जाएगा 23। अभी डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, सही है? तो आई हैव टू डिवाइड लाइक दिस, 120 को 23 से डिवाइड, 23 इंटू 4 करेंगे या 5 करेंगे? तो 23 इंटू 5 करो बेटा, तो 23 5 3 15 1 5 2 10 plus 1 11,
तो 115 आएगा, सही है। माइनस ये 5 आया, कैसा 0.0 23 2 आई थिंक 2 आएगा, तो 2 46। तो आप चाहो तो यहाँ पे रुक सकते हो अगर ऑप्शन में मिल जाएगा तो, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर देते नहीं, तो टेंशन ही नहीं लेना। वैसे तो डिवीजन 5 पे आएगा ना, तो 5 वाला एक ही ऑप्शन होगा, तो टिक करके आगे बढ़ना, समझा। वो कभी ऐसे ऑप्शन नहीं देता 5.1 5.2 5.3 5.4, उतने क्लोज नहीं देगा। वो हमेशा कैसे देगा 5 7 11 15। अब वो पता ही है कि इतना दूर दूर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5.2। अब बताओ इजी था या नहीं सच में? हाँ। डिवीजन गलत है, फिर भी गलत है। 1.2 नहीं आएगा, 0.6 5 से छोटा है, तो नंबर और छोटा होगा। इसको तो ऐसा नहीं चाहिए 0.6 अब इसमें 2 से कट होगा तो ये आएगा 25। कोई डाउट नहीं, आप समझा समझा। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया वो सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक वर्कशीट जैसा दिया था, याद है? उसमें एरर के क्वेश्चंस भी है, तो एक बार अगर आपके पास है तो निकालो, मैं उसमें टिक करवाता हूँ। अगर नहीं है तो जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो सिर्फ वहाँ पे लिख दो आपके नोट में। जो पहला पेज है ना, फर्स्ट पेज, आपके पास फर्स्ट पेज होगा ना, उसी फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 23, बस यही करते हैं। बाकी तो अभी हम आगे नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। 4 ही क्वेश्चन, हाँ ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, और आप लोग को इसके साथ है ना अपने क्लास वर्क बुक में जो एरर के मैंने टाइप्स बताए थे ना, कौन कौन से टाइप्स साथ बताए? सिस्टमैटिक एरर, उसके सब टाइप्स क्या बताए? एनवायरमेंटल, ऑब्जर्वेशन, फिर रैंडम, और फिर कौन सा बोला? वो मैं मॉड्यूल में से अंडरलाइन करके थोड़ा सा फोटो भेजूंगा, वो उतना आपको क्लास वर्क में लिख के आना, समझा? पूरा पैरा नहीं, बट जो अंडरलाइन करूंगा वो आपको, ठीक है? ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। मुझे बुक लेनी है। हाँ, मुझे डाउट है।